नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक ऑर्डर सुनाया है जिसमें ये कहा है कि राष्ट्रपति को अगर उनके पास राज्यपालों की तरफ से कोई बिल आता है, 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। उनको पूर्ण वीटो का अधिकार ही नहीं है और उनके लिए गए फैसलों की समीक्षा भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये किस तरह का फैसला है, कैसे समझा जाए? देखिए, इस तरह के फैसले देने के पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि राष्ट्रपति जी को कोई भी आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पढ़ देता हूँ जिसमें कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को जो है इम्यूनिटी मिली हुई है। आर्टिकल 361 क्लाज 1 अगर पढ़ें तो द प्रेसिडेंट और गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द हम्म। एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। सो दिस इज वेरी क्लियर कि राष्ट्रपति या गवर्नर किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। तो if they are not answerable, how a court can impose duty or liability on the governor or president of India? वेरी क्लियर। तो इस बात को बिना देखे बिना पढ़े अगर कोई चीज ऑर्डर पास की गई है तो डेफिनेटली इस पे सोचने की बात है कि अदालत को क्या इस प्रोविजन की जानकारी थी। अगर थी तो क्या अदालत ने इस पर भी कोई ऑर्डर पास किया है कि 361 में पावर्स होने के बावजूद, इम्यूनिटी होने के बावजूद हम इस ऑर्डर को पास कर रहे हैं। एंड आर्टिकल 361 क्लाज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग और हम उसको सुपरसीड कर रहे हैं। तो जब तक उस 361(1) पे कोई कमेंट सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता है तब तक राष्ट्रपति या गवर्नर को इस तरह के कानूनी दांवपेच में बाधा नहीं जा सकता या उसको इस तरह का आदेश भी नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर लायबिलिटी ला देंगे तो उसके हम्म। न करने की स्थिति में आपके पास कुछ हथकंडे होने चाहिए। अगर अदालत आज की तारीख में एक डीएम को आदेश देती है या एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश देती है या किसी को भी आदेश देती है, अगर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करने की कोर्ट के पास पावर है। लेकिन जब 361 में राष्ट्रपति जी को पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है, गवर्नर्स को पूरी इम्यूनिटी मिली हुई है, तो कैसे बिना 361 को पे कोई जजमेंट दिए हुए या कोई मेरिट पे कुछ डिसाइड किए हुए, ला दिए हुए, व्यवस्था दिए हुए अदालत इस तरह का ऑर्डर पास कर सकती है। तो डेफिनेटली अदालत को इन सब बातों पे गंभीरता पूर्वक विचार करके अपने जजमेंट में भी जगह देनी चाहिए थी। पर सर, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, माननीय हैं, माय लॉर्ड्स हैं, ये गलती कैसे कर सकते हैं? नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह के आदेश पास किए गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिंगल जजमेंट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। हमेशा डिवीजन बेंच होती है और डिवीजन बेंच उन सब चीज़ों के साथ साथ उनके असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सीनियर लॉयर्स की जो टीम उनके सामने खड़ी होती है, दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ए गुड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो ये बेसिक है। अगर हम प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं तो जैसे ही प्रेसिडेंट का नाम लिया जाएगा तुरंत 361 आ जाएगा, क्योंकि उनके पावर एंड प्रिविलेजेस को जो है हर किसी को जानना है और बिना उसको कंसीडर किए कोई ऑर्डर पास किया जाना शायद न्याय संगत नहीं होता। पर सर, जिस तरह का ये फैसला है, जैसे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलाते हैं, उनसे ऊपर हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट क्या राष्ट्रपति से ऊपर हो गया इस देश में? नहीं, अगर शपथ दिलाने वाली बात पे थोड़ा हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था में जो है, संसदीय व्यवस्था में हेड कौन है। तो डेफिनेटली संसद है। और संसद किससे बनती है? राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है, न लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सदन का सदस्य होता है और वो सदन का हेड होता है। तो हमारी जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें तीनों अंग कार्य करते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, हम्म। तीनों का सर्वे सर्वा या कहें जो प्रमुख है या ये कहें कि मुखौटा है, वह हमारा राष्ट्रपति है। और अगर राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल हम देखें तो प्रोटोकॉल में भी 6वें नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। हम्म।
आप ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में देखें तो एक व्यक्ति जो ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में 6वें नंबर पे आ रहा है, एक नंबर वाले को अगर आदेश दे रहा है, और डिस्पाइट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आदेश देने को तो प्रधानमंत्री को भी दे सकता है, मंत्रिमंडल को भी दे सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को ऑर्डर दिया जा रहा है और डिस्पाइट हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हुँ। तो निश्चित ही हमारे देश के न्यायविदों को और कानून के जानकारों को इस विषय पे कुछ बोलना चाहिए, या फिर ढूंढना चाहिए क्या जजमेंट में 361 पे अदालत ने कोई टिप्पणी की है संविधान के अनुच्छेद 361 पे जो है। लेकिन इस फैसले पर जब ये तमिलनाडु के मामले में सुनाया गया था, हालाँकि 8 अप्रैल का मामला है ये, लेकिन ये जो सब कुछ है, क्या-क्या इस ऑर्डर में था, वो अभी हाल-फिलहाल में सामने आया है। लेकिन जब ये फैसला सुनाया गया तब तो अटॉर्नी जनरल ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल तो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अब एक टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर है वो जो बिल भेजे जाएँगे राज्यपाल को या राष्ट्रपति को, उन पर फैसला लिया जा सकता है, वो तो टाइम फ्रेम को लेकर बड़े खुश हैं। नहीं तो उन लोगों के बारे में क्या बात करना जो पूरे संविधान का मजाक बना रखा था 10 साल के लिए। प्रेसिडेंट शपथ लेता है, प्रेसिडेंट के सामने प्रधानमंत्री शपथ लेता है, और उस प्रधानमंत्री को अपने विवेक से काम करने की आज़ादी नहीं थी। एक फर्जी संस्था बना दी गई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तब कहाँ थे ऐसे विद्वान लोग? ये विद्वान लोग उस समय क्यों नहीं बोलते थे जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की हेड ही सर्वे सर्वा थी, जहां न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन था, ना कहीं उसकी शपथ ली थी, और सारी गोपनीय फाइलें जो है मैडम मोहतरमा, जो जिनको राजमाता कुछ लोग कहते हैं, उस पर निर्णय देती थी जो है। तो अगर आज उनको बल्ले बल्ले लग रही है तो देखना चाहिए कि आपने 10 साल संविधान का आत्मा का एक तरह से कहें गला घोंटा है, और वही लोग आज अगर इस पे खुश हो रहे हैं तो निश्चित ही समझ में आता है कि उनका दोहरा करेक्टर क्या है, या दो तरह के स्टैंडर्ड वो कैसे लेके चलते हैं। हालांकि वो आज उस पार्टी में है भी नहीं जिस पार्टी के लिए वो डिफेंड कर रहे हैं। सर वो तो आजकल तहव्वुर राणा भारत है उस मुद्दे पर भी बहुत मुखर है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि तहव्वुर राणा और डेविड हेडली साजिश करता नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी साजिश करता है। वो तो आज भी यूपीए सरकार को बधाई दे रहे हैं कि उस वक्त की सरकार की मेहनत से ही तहव्वुर राणा भारत आया। कपिल सिब्बल साहब तो ये सब बोल रहे हैं। देखिए, यूपीए सरकार की मेहनत से ही मैं कहूँगा 26/11 हुआ। मेहनत कह रहा हूँ, मेहनत इसलिए कि एक राज्य जहाँ पर कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ पर एक आतंकवादी आ करके अपनी ऑफिस इस्टेब्लिश कर लेता है, या ये कहें कि डिप्लोमेटिक ऑफिस इस्टेब्लिश कर लेता है, और वह जो है अमेरिका में बैठे हुए अपने आका से 200 कॉल करता है, या महीने में कहें 60-60 बार बात करता है। लेकिन इतने मेहनत कर रहे हैं ये लोग कि इनको 200 कॉल में भी एक कॉल भी इंटरसेप्ट करने का मौका नहीं मिला, या ये कहें कि अधिकारियों ने अगर इंटरसेप्ट करके बताया होगा तब भी जो है उस पर कोई अमल नहीं किया गया। तो अगर इतनी मेहनत की गई कि एक आतंकवादी को फ्री एक्सेस था, वो जितनी बार आए, चाहे मुंबई से न्यूयॉर्क जाए, आए, किन से बात कर रहा है, किन से, और क्यों मुंबई ही, उसने आगरा में मीटिंगें की, कई जगहों पे बैठकें की, जहां आना जाना चाहता था वो आ जा रहा था। लेकिन उसकी किसी गतिविधि पर जो है केंद्र सरकार की नहीं निगाह थी, राज्य सरकार की नहीं निगाह थी, और थी भी तो सारे मौन थे। और उसी का नतीजा था कि 26/11 हुआ। अदरवाइज इस घटना को चाहा जाता तो एक बार फोन इंटरसेप्ट किया जाता, कम से कम चीजें कुछ न कुछ पता चलती कि ऐसी कोई साजिश हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब वहां पर घटना होने के बाद ही एक नया नैरेटिव सेट किए जाने की कोशिश होने लगी कि हिंदुओं के द्वारा किया हुआ ये काम है, या कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो हम आप सभी जानते हैं कि इस कहानी को किस रंग में कन्वर्ट किया जा सकता था जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसको हिंदुत्व, भगवा आतंकवाद के साथ जोड़ने की साजिश तो थी ही। और आप सोचिए कि बेंगलुरु के 10 स्टूडेंट्स थे, जिनके आई कार्ड, जिनके नामों पर इन 10 आतंकवादियों को आई कार्ड दिए गए थे। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता, तुकाराम ओमले अगर उसे जिंदा नहीं पकड़ते, तो वो 10 स्टूडेंट्स, उनको तो उठा लेती जांच एजेंसियां। उनको पता नहीं कहाँ उनका एनकाउंटर हो जाता और कह दिया जाता ये भी स्लीपर सेल के हिस्से थे। ये सब कुछ तो हो जाता ना।
लेकिन वो तो कसाब पकड़ा गया, तो सारी की सारी वो धरी की धरी रह गई योजना। और अब तहव्वुर आया तो राज तो खोलेगा ही, और इसीलिए कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह सरीखे लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर वापस लौटे, तो सुप्रीम कोर्ट सबके टाइम फ्रेम तय कर रहा है सर, कि राष्ट्रपति 3 महीने में फैसला सुना दे, राज्यपाल 1 महीने में सुना दे, बार बार फाइलों को ना लौटाएं, वगैरह वगैरह। ये जो 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर, क्या उसका कोई टाइम फ्रेम सेट किया गया है? देखिए, ऐसे कड़वे सवाल थोड़ा नहीं पूछना चाहिए, ये मेरा मानना है। और न्यायपालिका की अपनी मजबूरियां हैं। और कहते हैं कि एक सारे लोग सिटिंग चीफ जस्टिसेज हैं जो उसमें जांच कमेटी में हैं, तो निश्चित ही वो अपना न्यायिक कार्य भी कर रहे होंगे और जांच का भी कार्य कर रहे होंगे। घटना दिल्ली की है, तो इसके लिए हो सकता है कि उन्हें दिल्ली आने के लिए भी विजिट करना पड़ रहा हो। और अदालत में आप जानते हैं कि सैटरडे का दिन और संडे का 2 दिन मिलता है, जिस दिन न्यायिक कार्य से न्यायाधीश जो है थोड़े से मुक्त रहते हैं। तो ऐसे में तीनों जजों की जो कमेटी है या जो जांच टीम है, मुझे लगता है समय तो उसमें लगेगा ही। और समय भी उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि तीनों जज एक ही बार में उपस्थित हो पाए दिल्ली में। कभी ऐसा होता होगा, एक आते होंगे या 2 आते होंगे, लेकिन उसका आउटकम क्या है थोड़ा अगर आम जनता को पता चलता, तो शायद जो लोगों को कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से जिस तरह से जनता के बीच विरोध था जस्टिस वर्मा को लेकर के, माना कि वो निर्दोष हैं, सब कुछ है, जो भी है वो तो फाइंडिंग आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से उन्हें शपथ दिलवा दी गई है इलाहाबाद में जा करके, और फिर जा करके वहाँ उन्होंने काम संभाल लिया है, तो इस चीज़ को थोड़ा टाला जा सकता था। कम से कम उतने समय के लिए जब तक की जांच चल रही है, तब तक के लिए इनको कहते हैं जरूरी छुट्टी पे भेजा जा सकता था, या इनसे कहा जाता कि मैं खुद ही काम से दूर हटा रहूंगा, क्योंकि जब तक मेरे करेक्टर पर किसी तरह का सवाल उठे हुए हैं। क्योंकि हमारी बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि आदमी अगर किसी दाग में रहता है तो वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है। चाहे रामायण ले लीजिए, प्रभु राम ने एक मानदंड स्थापित करने के लिए क्या क्या कष्ट अपने लिए नहीं उठाए, जिससे कि जनता में एक संदेश जाए। तो अगर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद कोई व्यक्ति कहता नहीं मुझे मतलब कार्य करना ही है, तो शायद इस चीज़ को अदालत को टालना चाहिए था जो है। सर एक चीज और है कि बहुत सारे मामलों में अदालतें सुओ मोटो ले लेती हैं। अभी आप पश्चिम बंगाल की तरफ देखिए, वहां पर वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह से लूटपाट मची हुई है, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, मारकाट हो रही है, वो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी है। कोलकाता हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजा जाए मुर्शिदाबाद में। तो ऐसी सिचुएशन में तो, कि क्योंकि पूरा बंगाल ही जल रहा है एक तरह से, हिंदू वहां पर टारगेट पर है, तो ऐसे में तो सुओ मोटो लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या नहीं? वहां पर भी कुछ बंधन होते हैं कि वो फैसला या इस तरह से सुओ मोटो नहीं ले सकते इस मामलों में? मुझे लगता है कि देखिए, कलकत्ता का मामला जहाँ तक आप कह रही हैं, पूरे पश्चिम बंगाल का मामला, और हम्म। पिछले 3 साल 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जब कभी कोई घटना ऐसी बच हो रही है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है, मतलब मैं इस चीज़ के पीछे कोई तथ्य नहीं है, लेकिन घटनाओं को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इन घटनाओं को स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, या ये कहें कि स्टेट गवर्नमेंट ही उसको स्पॉन्सर कर रही है। क्यों? हम्म। क्योंकि जब किसी राज्य में घटना होती है और उसमें यह टारगेट किया जाता है कि यह प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसको टारगेट करो, यह प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की है, इसको छोड़ दो। आखिर इंडियन रेलवे का वक्फ कानून से क्या लेना देना था? जहाँ जहाँ अटैक हुआ है, रेलवे की प्रॉपर्टीज पे हुआ है, डिब्बों पे हुआ है, ट्रेन पे हुआ है। तो इस तरह की जब चीज़ होती है, तो केंद्र सरकार को भी एक कदम उठाने का, मतलब क्या कहा जाए इस पे, अगर मूक रहती है, कहें कि अपनी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए थी अभी। और अदालत जाने की जब देखिए, जो आदेश हुआ मुर्शिदाबाद का, शुभेंदु अधिकारी जी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आदेश पारित हुआ। केंद्र सरकार के पास भी पावर है कि किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सके, और डिस्टर्ब एरिया करने के बाद यूएपीए लगाया जा सकता है। यूएपीए लगाने के बाद उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे राज्य में जो है 356 लगाया जाए तभी कानून व्यवस्था ठीक की जा सके। अगर कहीं ऐसा लगता है तो पूरे पश्चिम बंगाल को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करिए, अपने हाथ में लीजिए कमांड वहां पे।
और एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी इसमें रिपोर्ट आई है कि करीब 40 बांग्लादेशी इसमें शामिल पाए गए हैं जो इस हिंसा हुई है। तो जैसे पंजाब में उन्होंने बीएसएफ को पावर दे दी कि 50 किलोमीटर का एरिया जो है बीएसएफ का एरिया माना जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का जो एरिया बांग्लादेश से सट रहा है उसके 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ को दे देना चाहिए, या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जुडिक्शन में ला देना चाहिए, जिससे कि स्टेट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जो है बॉर्डर में खत्म सी हो जाए। क्योंकि जब तक स्टेट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी अथॉरिटी जो है, तब तक ये घुसपैठ चलती रहेगी, और कहीं न कहीं जहाँ बीएसएफ थोड़े देर के लिए हटेगी वहाँ पर पुलिस के लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें स्टेट स्पॉन्सर लगता है कि प्रायोजित है। तो जब स्टेट स्पॉन्सर प्रायोजित लग रहा है तो घुसपैठ भी स्टेट स्पॉन्सर हो सकती है, उसमें क्या कहना है। तो वो तो ऐसी वो तो संदीप जी दिखती ही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ही लगती है, क्योंकि वहां पर जो लोग आते हैं उनको तुरंत फर्जी आधार कार्ड दे दिए जाते हैं, वोटर आई कार्ड थमा दिए जाते हैं, और साथ ही साथ उनको जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनके फायदे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। आप वहाँ के जो रिजर्वेशन की पॉलिसी उसको खोल के देखिए, वहां पर 180 ओबीसी है, उनमें 118 तो मुस्लिम जातियों को ही शामिल किया गया है ताकि उनको भी फायदा मिले ओबीसी के तहत। तो ये सब कुछ तो वहां चल रहा है, लेकिन क्या हर बार बंगाल के हालात को काबू में करने के लिए, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, हर बार कोलकाता हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा? क्योंकि अब कितनी बार ये सब होगा, हर बार हिंदू ही होंगे जो भी, देखिए कितने लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, अपने घर आदमी एक दिन के लिए छोड़कर भी जाने को मजबूर क्यों हो? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड बदल करके दूसरी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड बुलाए हैं, और वह उसके बाद भी आने दूसरा वाला भी लाठी नहीं उठा रहा है मेरे को परेशानी में देख करके, बार बार मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो फिर मैं ऐसी सिक्योरिटी गार्ड चेंज करने का क्या फ़ायदा। तो हम्म। अगर लोगों ने एक उम्मीद जगाई है अपने अंदर कि भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि एनडीए की सरकार आने से चीज़ें ठीक होंगी, माना कि राज्य में नहीं आई लेकिन केंद्र में तो आई हैं, तो केंद्र में आने का कम से कम कुछ तो एक महसूस होना चाहिए लोगों को कि भाई अगर कहीं कुछ होता है तो 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर हमारे प्रोटेक्शन के लिए केंद्र सरकार तो आएगी। यहाँ पर इस तरह से जनता को राज्य सरकार के या पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। ये तो धन्यवाद मनाइए कि हाई कोर्ट ने सुन लिया, नहीं तो अगर हम्म। हाई कोर्ट नहीं कह देती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट आने में तो 4 दिन लग जाते। तो 4 दिन तक क्या बंगाल जलता रहेगा? क्या बंगाल के हिंदू मारे जाते रहेंगे? केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, और केंद्र सरकार को भी प्रोएक्टिव होकर के संविधान प्रेमी गैंग से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है कि जो लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, गोली और लाठी डंडे खा के भी आपका झंडा लेकर के खड़े हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अगर आप खड़े नहीं होंगे तो बाकी जो नए लोग हैं हिम्मत करना चाहते हैं आपके साथ आने के लिए, वो कैसे आपका झंडा उठा पाएंगे। सर, हर बार जब हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये मांग उठती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, लेकिन कभी कोई पहल इस दिशा में नहीं हुई। आपको लगता है कि अब इट्स हाई टाइम कि राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के साथ ये भी राग शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर अगले साल जो विधानसभा चुनाव वहां पर होंगे उसका फायदा उठा लेंगी ममता बनर्जी। ये भी कहा जाता है कि वो विक्टिम कार्ड खेलेंगी, लेकिन जो बेचारे सही मायने में इस हिंसा के विक्टिम है इस वक्त, उनको तो बचाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई हिच है क्या? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अगर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो 356 का प्रयोग करने के लिए या पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, हालांकि पूरे राज्य की स्थिति ही हमेशा से, मतलब पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि आने आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हिंदुओं के साथ, जिसके साथ हम्म। लग रहा है कि पूरा पश्चिम बंगाल एक तरह से कहें कि पुलिस जो है मूक दर्शक बनी हुई है और हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते ऐसा, तो आपके पास एक्ट है, आपके पास कानून बनाए हुए हैं, और कानून कांग्रेस के ही बनाए हुए हैं, उसका प्रयोग करिए और उसके तहत वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है करेक्ट करिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए अगर वहां के हालात को काबू में नहीं किया जाएगा सर, तो जैसे आप देखिए हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हो रही है, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां पर मॉल के मॉल लूटे जा रहे हैं। मतलब तस्वीर बिल्कुल बांग्लादेश जैसी दिख रही है। देखिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में कोई अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा है।
हाँ। और दुर्भाग्य की बात ये है कि मुझे कहीं से यह एहसास भी अभी तक नहीं हुआ, जब ये घटनाएं होती हैं कहीं से भी। एक पश्चिम बंगाल में जब ये कलकत्ता रेप वाला मामला हुआ, हाँ। वहां पर जब केंद्रीय फोर्सेज रखे जाने की बात कही, तब थोड़ा सा लगा कि प्रोएक्टिव होकर के केंद्र सरकार आ रही है। अदरवाइज कहीं से भी नहीं एहसास हो रहा है कि केंद्र सरकार हमारे लिए खड़ी है। हर बात में हाईकोर्ट क्यों जाएं? हम्म। अधिकारी हाईकोर्ट क्यों जाएंगे? शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट क्यों जाएंगे? शुभेंदु अधिकारी अपने गृह मंत्री को अपडेट करें कि भाई यहाँ की सिचुएशन ऐसी है, आप अपने एक्ट का प्रोविजन का प्रयोग करिए। हर बात अदालत को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप उस चीज से डर रहे हैं कि कहीं ममता बहन जो है आगे चल करके विक्टिम कार्ड खेलना ना शुरू करें। लेकिन आप उस विक्टिम को सोचिए, विक्टिम कार्ड से ज्यादा जरूरी है आप विक्टिम को देखिए। विक्टिम कार्ड खेलने वाले तो खेलेंगे, वो तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता आपका झंडा लेकर के अपने विरोधियों के सामने खड़ा हुआ है, जो आपका कार्यकर्ता जो है माथे पे तिलक लगा करके या केसरिया गमछा लेकर के घूमने की हिम्मत कर रहा है, अगर उसका सर फोड़ा जा रहा है, उसका घर लूटा जा रहा है, उसकी बहन बेटियों के साथ जो है दुराचार हो रहा है, और आपके पार्टी के कार्यकर्ता पहले हाईकोर्ट जाते हैं। मैं तो कहा कि चलो भगवान का भला कि हाईकोर्ट ने सुन लिया। सुन ली। हाईकोर्ट नहीं सुनती फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता, फिर सुप्रीम कोर्ट में 12 घंटे 13 घंटे की बहस चलती, 2 दिन 3 दिन की। ये जो समय होता, आप इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं किसी को भगवान के भरोसे जो है? बिल्कुल। आप अगर चीजें ऐसी हो रही हैं तो आप आगे बढ़ करके एक मैसेज दीजिए, जिस तरह से आपने पाकिस्तान जैसे देशों को दिया है, हम्म। दुश्मन देशों को दिया है, कि भाई अगर हिंदुस्तानी को कहीं छुओगे तो हम अपना काम करेंगे। यही मैसेज पूरे भारत में होना चाहिए कि हिंदू सनातनी या कोई भी अगर भारतीय है जिसके खिलाफ अगर जन्म स्थान के आधार पे, भाषा के आधार पे कहीं किसी तरह का हिंसा होती है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को सिर्फ संवैधानिक पर्दे के नाते, या ये कहें कि संवैधानिक किसी तरह की समस्या खड़ी होगी इसके नाते दखल नहीं देगी। तो इससे आप आगे बढ़िए। आप कहें कि संविधान और सब कुछ तभी तक है जब तक उस राज्य का व्यक्ति सुरक्षित है। जब किसी बिल्कुल। राज्य का व्यक्ति असुरक्षित है तो केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि भारत संघ के हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और ऐसे में जो राज्यपाल है उनसे एक रिपोर्ट तो मांगी जा सकती है। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी गई है। राज्यपाल ने कई रिपोर्ट दी है अंजू जी। हाँ। राज्यपाल जी हर समय रिपोर्ट देते रहे हैं। राज्यपाल जी तो थक चुके हैं रिपोर्ट देते देते। यह एक्ट करना है उस पे। राज्यपाल को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि राज्यपाल जी तो हर समय जब कोई पश्चिम बंगाल में घटना होती है जिससे कि एक तरह से कहें मानवता को झकझोरती है, राज्यपाल उसकी रिपोर्ट तुरंत केंद्र सरकार को करते हैं। लेकिन हमें इस बात को नहीं समझ में आता है कि केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है। क्या 2 4 10 लोगों की जान जाना या 25 50 लोगों की जान जाना केंद्र सरकार के लिए मायने नहीं रखती है? मुझे इस पर थोड़ा सा बोलने में हिचक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल रह रह के जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से कभी कोई इफेक्टिव तात्कालिक डिसीजन नहीं हुआ है। हर बात पहले हाई कोर्ट गई है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केंद्र सरकार ने कहा है कि हम भाई ये करेंगे, हम सुरक्षा के लिए ये करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लोगों को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं, यह बताता है कि कहीं न कहीं आप उदासीन हो रहे हैं अपने लोगों के लिए या भारत के नागरिकों के लिए, जिनके साथ इस तरह से जाति हिंसा या क्षेत्रवादी हिंसा हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरह का फैसला लेती है। मुर्शिदाबाद में तो कोलकाता हाई कोर्ट के कहने पर सुरक्षा बलों को भेजा गया है, लेकिन पूरे राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लचर हो चुका है, उस पर कब कमान कसी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करता है या नहीं, इसके लिए भी सब लोग इंतजार करें कि क्या पता सुओ मोटो लिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर आपने ये भी सही कहा कि हर बार अदालतें ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इंटरफेयर क्यों करें। केंद्र सरकार को भी तो आगे बढ़कर प्रोएक्टिव होकर कदम उठाने चाहिए, जो कदम वो उठा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग तो कब से राह तक रहे हैं कि शायद वहां राष्ट्रपति शासन लगे या केंद्र सरकार कोई कठोर एक्शन ले वहां की सरकार के खिलाफ। लेकिन कब तक, ये हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। आपने सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।